जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। आज के इस लेक्चर में आ, हम देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का जो पहला चैप्टर है हम लोग का, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरानी हिंदी क्या है, अवहट और डिंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग चैनल पर हैं, कोशिश करेंगे जो भी लोग देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक तक लोगों को फॉरवर्ड करने का, जिससे कि यहाँ पर और भी लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो ये मेरा पहला चैप्टर है, हम लोग का पहला चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक देखेंगे। यहाँ पर भाषा शब्द के बारे में लोगों को लगता है कि हम जो बोलते हैं वही भाषा है, ठीक है ना। तो कुछ भाषा के बारे में बेसिक हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये आपका पहला क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर भाषा के बारे में बात करते हैं कि आखिर भाषा क्या है। जब कोई का मतलब यहाँ मनुष्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जितने भी जानवर वगैरह है उसके भाषा के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध या वर्तमान जितने भी जीव हैं सब में से सबसे ज़्यादा अधिक मानव ही अपने भाषा को विकसित किए हैं। तो भाषा का मतलब जब भी बोलेंगे तो उसमें हम ह्यूमन नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि भाषा क्या होता है, तो जब कोई भी आदमी वर्ण के द्वारा, ठीक है, वर्ण के द्वारा, अक्षर के द्वारा, शब्द के द्वारा या वाक्य के द्वारा अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं, मन के विचार को दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़े से नीचे आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये भाषा क्या होता है। तो देख लिए अब ये भाषा का उत्पन्न कैसे हुआ। सबसे पहले देखिए, भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। किस धातु से? भाष धातु से, जिसका मतलब होता है बोलना, व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना या किसी चीज़ को निरूपित करना, ठीक है ना। तो भाषा का मतलब क्या होता है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना या चाहे बोलना। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि ये भाषा में जो भिन्नताएँ हैं, मान के चलिए अभी इस वीडियो को ही देखने वाले मैक्सिमम लोग झारखंड के होंगे, कुछ लोग बिहार के होंगे, कुछ लोग सासाराम के होंगे। तो ये हमारे क्या है ना कि हम एक ही भौगोलिक क्षेत्र के हैं। जैसे कि हम लोग तो को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं। लेकिन इसी तो शब्द को या तो वह अक्षर को बोलने के लिए जब हम चल जाएंगे उत्तरी ध्रुवीय व्यक्ति के लिए, अर्थात जो लोग शीत प्रधान देशों में रहते हैं, उस तो को क्या बोलते हैं? ध्वनि के रूप में ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब भाषा में भिन्नता होती है, ठीक है। जो भी अंग्रेज लोग वहाँ पर है तो मतलब वो तो को क्या बोलते हैं? ट बोलते हैं, ट, ठीक है ना, ट फॉर टमाटर। तो यह भिन्नता इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी के कारण, मतलब जहाँ भौगोलिक स्थिति के कारण क्या होता है कि भाषा में भिन्नता होती है। दूसरी भाषा में भिन्नता इसलिए भी होती है, यहाँ पर भाषा में भिन्नता इसलिए भी होती है भाषा में भिन्नताएँ इसलिए भी होती है क्योंकि मान के चलिए आपके समाज में एक आप हैं कि आप सब समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और आपका एक पड़ोसी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो उनके यहाँ का जो भाषा है उनमें, और आप एक शिक्षित समाज है, आप में शिक्षित फैमिली है, आप में, दोनों में भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो भाषा के दो मुख्य भिन्नता का कारण माना गया। एक तो कि भौगोलिक स्थिति के कारण, जिसमें किसी का मुंह पूरा खुल जा रहा है, किसी का मुंह पूरा नहीं खुल रहा है, और एक सभ्यता और असभ्यता के कारण, ठीक है। अब हम देखते हैं इस भाषा के क्या क्या रूप हो सकते हैं, ठीक है। इस भाषा के रूप, एक तो बोली होता है, एक परिनिष्ठित भाषा होता है और एक राष्ट्रभाषा होता है। यहाँ पर हम तीनों को थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बोलियाँ क्या होता है? मान के चलिए आपका एक दोस्त, आप हैं, आपका दोस्त एक राम है, ठीक है। आप दोनों जो बात करेंगे, जैसे कि हर आदमी का एक रीजनल क्षेत्रीय भाषा होता है। कोई मैथिली में बात करता है, कोई खोरठा में बात करता है, कोई भोजपुरी में बात करता है, और कोई हिंदी में भी बात करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो भी बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, जो भी बोलचाल में आप भाषा प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलियाँ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोलियाँ। भारत में कुल कितना बोलियाँ बोली जाती है? तो 650 बोलियाँ बोली जाती है, ठीक है। हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब इसी बोलियों को, ये जितना भी बोलियाँ हैं, जैसे कि अभी हम आपको जो बात कर रहे थे मैथिली का, ठीक है, इसी मैथिली भाषा को या किसी अन्य भी भाषा को, किसी भी बोली को, जब उसमें हम अधिकतम जो है तत्सम शब्द का प्रयोग करके
तत्सम शब्द या चाहे संस्कृत व्याकरण से परिष्कृत करते हैं या चाहे व्याकरण के नियम वगैरह के द्वारा भाषा को थोड़ा सा शुद्ध बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिनिष्ठित भाषा या चाहे साहित्यिक भाषा। अभी हम आपको बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक है आपका खोरठा भाषा। ये खोरठा भाषा हालांकि बहुत पुराना है, ठीक है, प्राचीन कालीन ये खोरठा भाषा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसका साहित्यिक रूप जो है विगत 100 सालों का है, ठीक है, 100 साल का है। क्यों? क्योंकि इसको परिनिष्ठित किया गया किस चीज़ से, व्याकरण के द्वारा तत्सम शब्द वगैरह जोड़ के व्याकरण का नियम बना के कुछ लोगों के समूह द्वारा जो इसको परिनिष्ठित किया गया। इससे पहले क्या होगा, खोरठा जो भाषा होगा, इससे पहले क्या होगा, ये बोलिया होगा। अभी भी वर्तमान में बहुत सारे बोलिया भारत में मौजूद है, उसका साहित्यिक रूप नहीं मिल रहा, अर्थात वो परिनिष्ठित भाषा नहीं है। कुछ दिन में जब उसमें अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो बोलिया क्या हो जाएगा, परिनिष्ठित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिसका व्याकरण वगैरह साहित्य वगैरह का रचना हो रहा है वो परिनिष्ठित भाषा है। अब ये राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा क्या होता है, किसी भी देश की अधिकतम जनसंख्या द्वारा जिस भाषा को बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सबसे पहले बोलियाँ देखा, परिनिष्ठित भाषा देखा और राष्ट्रभाषा देखा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलिया जिसको आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, परिनिष्ठित भाषा जब इसी बोलचाल की भाषा को व्याकरण रूल से परिष्कृत करते हैं, साहित्यिक रूप प्रदान करते हैं तो उसको परिनिष्ठित बोलते हैं। और जब किसी देश की अधिकतम जनता जिस भाषा को बोलती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम थोड़ा सा और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर भाषा के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। भाषा का विभिन्न प्रकार कौन सब है? एक तो मौखिक भाषा है, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी देख रहे थे कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। मौखिक मतलब जिस भाषा को आप बोल के समझते हैं या दूसरे को अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं, और दूसरा है लिखित मतलब किसी चीज़ को लिख के समझाते हैं, अपना अभिव्यक्त को पहुंचाते हैं, और दूसरा है कि संकेत के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन तरह के भाषा के प्रकार होते हैं। और भाषा के कुछ अंग भी होते हैं जैसे कि ध्वनि, वाक्य और अर्थ। ठीक है, ये तीनों जो है भाषा के महत्वपूर्ण अंग हो गए हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसमें ध्वनि भी होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए, और उस वाक्य और ध्वनि का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए आप कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, परिमोचर्या बोल देते हैं, अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है? ये ध्वनि भी है, वाक्य भी है, लेकिन अर्थ नहीं निकलता है, तो ये एक भाषा नहीं है। ठीक है, और वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान में हिंदी का जो स्वरूप देख रहे हैं वो कौन सा स्वरूप है? वो अभी जो है हिंदी का साहित्यिक स्वरूप है। कौन सा स्वरूप? हिंदी का साहित्यिक स्वरूप है। ठीक है, वर्तमान जिसको हम खड़ी बोली हिंदी भी बोलते हैं या चाहे साहित्यिक स्रोत भी बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और नीचे में है कि ये बोलचाल की हिंदी क्या होती है, साहित्यिक हिंदी क्या होती है और उर्दू क्या होती है। ठीक है, तो जब ये जब बोलचाल की भाषा में वैसे जिस बोलचाल की भाषा को हम प्रयोग करते हैं उसको तो बोलचाल की हिंदी कहते हैं। जैसे कि घर में हिंदी ही बोलते हैं तो आपके घर का हिंदी का लेवल अलग हुआ, लेकिन किसी को पत्र लिखना है तो वो एक अलग होगा। ठीक है, तो जो भी बोलचाल की हिंदी होती है, जो घर में बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उसको बोलचाल की हिंदी कहते हैं। लेकिन बोलचाल की हिंदी के भाषा में जब आप संस्कृत के तत्सम शब्द का प्रयोग करके थोड़ा सा कठिन बना देते हैं तो उसको साहित्यिक हिंदी बोला जाता है। लेकिन जब इसी बोलचाल के भाषा में उर्दू और फारसी के शब्द जोड़ के आप प्रयोग करते हैं तो वो उर्दू भाषा बोलता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, ये उर्दू भाषा और हिंदी भाषा के बीच के कड़ी में एक हिंदुस्तानी भाषा का भी ईजाद किया गया है। इस हिंदुस्तानी भाषा में न तो हिंदी के अधिकतम कठिन तत्सम शब्द है, न ही उर्दू फारसी के कठिन शब्द है। ठीक है, मतलब कि दोनों का मिला जुला रूप है, ना तो कठिन है ना ही हार्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, ये था भाषा के बारे में। ठीक है, कि आखिर भाषा क्या है, भाषा क्या नहीं है, क्या रूप है, बोलिया क्या है, परिनिष्ठित वगैरह वगैरह के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपका यहाँ से क्लियर होगा। अब आपका जो है मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पर हम मेनली हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भाषा के बारे में जो भी जानकारी लेना था हम देख लिए, भाषा क्या है, नहीं है, क्या रोल है उसका। अब यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में आपका पहला जो चैप्टर है, ठीक है, हिंदी भाषा के बारे में, तो उसके बारे में देखिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप अपने माइंड से निकाल लीजिए, ये जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द खुद जो है हिंदी शब्दकोश का शब्द नहीं है। ठीक है,
ये अपने आप में उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, या चाहे तुर्की शब्द है, जो भी इसको बोल लीजिए, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। बात करेंगे संस्कृत का, तो ये हिंदी जो है संस्कृत भाषा का शब्द भी नहीं है, ठीक है। पूरे संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में, ठीक है, कहीं भी खोज लेंगे, पाली में, प्राकृत में, कहीं भी खोज लेंगे तो कहीं पे भी आपको हिंदी नाम का शब्द आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है। चूँकि ये पुराना से पुराना, विश्व के सबसे पुराना ग्रंथ है, तो उसमें आपको हिंदी शब्द नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग अपना प्रूफ करते रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, ठीक है ना। तो हिंदी खुद अपने आप में जो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, कहाँ का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। अब इसके उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप संस्कृत व्याकरण खोजेंगे तो उसमें कहीं भी आपको संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में, पुराना जो ग्रंथ है वैदिक कालीन, उसमें आपको हिंदी शब्द नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी शब्द कहाँ से आए हैं, तो हिंदी शब्द आए हैं, आपको आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि ये हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इस हिंदी का प्राचीनतम रूप में जाएंगे। ये जो आप आज वर्तमान का खड़ी बोली हिंदी देख रहे हैं, ये हिंदी का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो संस्कृत है, ठीक है। अक्षर वगैरह प्राचीन काल में जैसे अभी आप देख रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ, वो संस्कृत में भी लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदी शब्द जो है इसमें नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, इस हिंदी का विकास कैसे होता है, वो संस्कृत से होता है, और संस्कृत से किस तरह से समय के साथ जो है बदल गया, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले संस्कृत नाम का एक शब्द आता है, ठीक है। क्या आता है, संस्कृत नाम का एक शब्द यहाँ पर। तो संस्कृत का भी दो पार्ट होता है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत हुआ, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया, ठीक है। और सबके बारे में जानकारी भी लिखते जाइए। वैदिक संस्कृत कहने का मतलब इसको देवता के द्वारा बनाया गया। ये संस्कृत किसी मानव के द्वारा नहीं लिखित है, ये संस्कृत भाषा देव भाषा है, ठीक है, देव भाषा माना गया। जिस वैदिक में आपको जो आज जो वेद देखते हैं, ऋग्वेद वगैरह का जो रचना हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद का रचना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का रचना जिस भाषा में हो वो वैदिक संस्कृत है, ठीक है। और लौकिक संस्कृत में क्या होता है, पाणिनि के द्वारा जो भी लिखा गया है व्याकरण, कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो भी ह्यूमेन के द्वारा लिखा गया वो लौकिक संस्कृत है। पता चला आपको। वैदिक संस्कृत सबसे पहले आया, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली आया है, ठीक है, कन्वर्टेड होते हुए जा रहा है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट। जब अपभ्रंश समाप्त हो रहा था तो अपभ्रंश के जो अंतिम स्थिति है उसको पुरानी हिंदी बोलते हैं, या पुरानी हिंदी से जो पहले का बात है उसको अपहट बोलते हैं। कुल मिला के बात आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने बराबर जानबूझ के रखा है कि पुरानी हिंदी और अपहट दोनों एक ही काल है, जो कि अपभ्रंश के बाद आता है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा कॉमन डिफरेंस है पुरानी हिंदी और अपहट में, आपको देखने को मिलेगा जब आप आगे जाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, अब पुरानी हिंदी के बाद जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं खड़ी बोली हिंदी, जिस भाषा में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस भाषा में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भाषा भारत सरकार के राजकाज प्रशासन में आता है, उसको खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हिंदी शब्द के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चूँकि हम उत्पत्ति के बारे में देख रहे थे, तो थोड़ा सा डिटेल्स में ही जानेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा भारत का जो है नक्शा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो इस यहाँ तो हिमालय पर्वत है, तो यहाँ से प्राचीन काल में लोगों का आवागमन नहीं होता था, ठीक है, यहाँ से लोगों का आवागमन नहीं होता। तो और जब आप नीचे आएंगे तो गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक सिंधु नदी गुजरता है, और सिंधु नदी के जस्ट इस साइड में जो है फारस नदी है। तो फारस या चाहे ईरान का संबंध और भारत का संबंध जिस समय में सिंधु घाटी सभ्यता था, उसी समय मेसोपोटामिया का सभ्यता जो था यहाँ पे विकसित ईरान में हो रहा था, ठीक है। तो उसी समय से लोग जो है यहाँ ईरान से भारत में आवागमन हो रहा है। तो ये जो ईरानी लोग था, ईरानी लोग को एक नदी को पार करना था, सिंधु पार करके भारत आता था, जिस नदी को सिंधु नदी बोला जाता था, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ लोग अपना किसी अक्षर का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे, चूँकि ये नदी सिंधु था, और शुरुआत में इस नदी को वो लोग भी सिंधु बोला, लेकिन सिंधु बोलने में उन लोग को परेशानी हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, स को ह में बदल दिया, और ध को जो है सो द में बदल दिया, ठीक है। और सिंधु नदी का नाम पड़ गया हिंदू नदी, ठीक है। और चूँकि नदी के इस साइड में पूरा का पूरा देश था, तो उधर के वासी को अपना सिंधु या सिंधी या हिंदी बोलने लगा, ठीक है। और हिंदू बोला जाएगा, ठीक है, सिंधु को हिंदू बोला जाने लगा। और हिंदी में जब ई लग गया तो उसका अर्थ हो गया हिंदी, ठीक है। और हिंदी मतलब होता है हिंद का,
और हिंद का मतलब जो हिंद है, जो हिंद क्षेत्र में जितने भी निवासी है उसका, ठीक है। और उसका मतलब क्या, भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसके नीचे एक छोटी सी बात और है कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू दो शब्द से मिलकर है, हिंद से और दू से। हिंद का मतलब होता है हनन करने वाले, और दू का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। मतलब दुष्टों का हनन करने वाले क्या होता है, हिंदू कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो ईरानी है, ईरानी शब्द हिंदू शब्द को इसी अर्थ में जानते थे, दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू, ठीक है। और उसके भाषा को क्या बोला जाता है, हिंदी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हिंदी है, इस हिंदी का दो प्रयोग था। जैसे हिंदी कह देने से, जैसे हम आपको बोल देते हैं कि झारखंडी, ठीक है। अब यहाँ झारखंडी करने से दो बात पता चलता है, एक तो झारखंड का निवासी और झारखंड के निवासी की भाषा। उसी तरह हिंदी कहने से यहाँ दो बात पता चलता है, हिंद का निवासी, मतलब ये जो सिंधु के बाद हिंद बना था, हिंद का निवासी, और हिंदी कहने से हिंद के निवासी का जो है भाषा, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रयोग भाषा के रूप में हुआ वो तो 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद हुआ है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में जो सिंधु के द्वारा हिंदू कहा जाने लगा था, ठीक है, उस हिंदू का वहाँ उस समय में दो अर्थ निकलता था। हिंदी का मतलब उस समय में भाषा नहीं था, क्या था, एक था हिंद का निवासी और मतलब हिंद का भाषा, दो अर्थ होता था उस समय में हिंदी का। तो लोग कन्फ्यूज हो जाया करते थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ ये आप लोग को पता चला, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसका हम विभाजन देख लेते हैं, ठीक है। भारत का जो भी भाषा काल है उसका विभाजन हम देखते हैं। तो मुख्य विभाजन इसका 3 रूप में है, ठीक है। प्राचीन कालीन और मध्यकालीन भाषा, एक होगा आधुनिक भाषा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक भाषा, सबको मैंने बांट दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को हम आगे कल जारी करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या कीजिए ना कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग देख पाए और मुझे भी लगे कि हाँ, मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं और सीरियसली उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा 2 बार 3 बार, और PDF का हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं आप लोग का, और कोशिश करूँगा कि आप लोग का कुछ ना कुछ अच्छा खासा यहाँ से फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।